तो चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी प्राचीन चिकित्सा प्रक्रिया की जो सर्जरी की सीमाओं को भी लांघ जाती थी। यह कहानी है प्राचीन आयुर्वेदिक ग्रंथ अष्टांग संग्रह से। सोचिए जरा, ग्रंथ की शुरुआत ही होती है इस जबरदस्त वाक्य से। यह साफ बताता है कि क्षार कोई मामूली दवा नहीं थी, बल्कि एक ऐसा हथियार था जिसे आग और चाकू से भी ज्यादा ताकतवर माना जाता था। तो इस सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले जानेंगे कि ये अग्नि अस्त्र आखिर था क्या। फिर देखेंगे कि इसे कौन लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते थे और इसे बनाने का पवित्र अनुष्ठान कैसा था। हम ये भी समझेंगे कि इसे बनाते कैसे थे, सर्जन इसका इस्तेमाल कैसे करते थे और हाँ, अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो क्या होता था। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इस अग्नि अस्त्र की जरूरत ही क्यों पड़ी। सीधी सी बात है, इसे उन समस्याओं के लिए बनाया गया था जहां पारंपरिक सर्जरी मतलब चाकू काम नहीं आ सकता था। ये उन जगहों पर पहुंच सकता था जहां चाकू का पहुंचना नामुमकिन था। तो ये क्षार, जिसे क्षार कहते हैं, है क्या चीज़? इसे आप एक तरह का केमिकल कॉटराइजेशन कह सकते हैं। मतलब पौधों की राख से बना एक बहुत ही शक्तिशाली एल्कलाइन लेप जो अनचाहे टिश्यूज को बस जलाकर हटा देता था। और इसकी ताकत सच में हैरान करने वाली है। ये सिर्फ जलाता नहीं था, अरे ये तो काटता था, खुरचता था, घावों को साफ करके उन्हें भरता भी था। मतलब ट्यूमर हो, फिस्टुला हो या पुराने जिद्दी घाव, क्षार के पास हर चीज का जवाब था। लेकिन जाहिर है इतने ताकतवर हथियार का इस्तेमाल हर किसी पर तो नहीं किया जा सकता था। आयुर्वेद में इसे लेकर बहुत ही साफ और सख्त नियम थे कि कौन है वो लोग जिन पर क्षार का इस्तेमाल करना पूरी तरह से मना था। देखिए, ग्रंथ में मरीजों के चुनाव पर कितना ज्यादा जोर दिया गया है। जो लोग डरपोक या कमजोर हैं, बच्चे, गर्भवती महिलाएं या जिन्हें बुखार या दिल की बीमारी है, इन सब पर इसका इस्तेमाल करना सख्ती से मना था। इससे पता चलता है कि प्राचीन वैद्य इसके खतरों को कितनी गंभीरता से लेते थे। और बात सिर्फ मरीजों तक ही खत्म नहीं होती थी। अगर कोई मरीज सही भी हो तो भी शरीर के कुछ हिस्से थे जिन्हें नो गो जोन माना जाता था। जैसे कि मर्म बिंदु, मतलब शरीर के वाइटल पॉइंट्स, नसें, धमनियां, गला, इन नाजुक जगहों पर क्षार का इस्तेमाल कभी नहीं किया जाता था। चलो अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर कि इस क्षार को बनाया कैसे जाता था। और ये कोई आम केमिकल प्रोसेस नहीं था, बिल्कुल नहीं। ये तो एक पवित्र, एक तरह का कीमियागरी अनुष्ठान था जहां दवा और आध्यात्मिकता एक हो जाते थे। जरा इस प्रक्रिया की बारीकी देखिए। शरद ऋतु में एक वैद्य जो खुद शुद्ध होकर सफेद कपड़े पहने हो, एक स्वस्थ मुश्कक पेड़ को चुनता था। शाम को पेड़ के चारों तरफ भेंट चढ़ाई जाती थी और फिर एक खास प्रार्थना की जाती थी जिसमें पेड़ की आत्मा से जाने की गुजारिश होती थी। अगर अगली सुबह तक कोई बुरा शगुन ना दिखे तभी उस पेड़ को काटा जाता था। है ना कमाल का मिश्रण, विज्ञान और श्रद्धा का। और ये प्रार्थना देखिए, मैं इस पौधे को औषधि के लिए ले रहा हूं, लालच या क्रोध से नहीं। ये शब्द वैद्य की मानसिकता को साफ साफ दिखाते हैं। मकसद सिर्फ और सिर्फ इलाज था, फायदा या नुकसान पहुंचाना नहीं। तो एक बार जब पेड़ को पूरी श्रद्धा से हासिल कर लिया जाता, तब शुरू होती थी असली कीमियागरी, इसे एक सर्जिकल पेस्ट में बदलने की। और मजे की बात यह है कि ये एक ही तरह का नहीं होता था, इसकी 3 अलग अलग ताकतें होती थी। ये बड़ा ही स्मार्ट सिस्टम था। वैद्य बीमारी के हिसाब से इसकी ताकत चुन सकता था। सबसे हल्का यानी मृदु क्षार बनाने के लिए कुछ खास मिनरल्स को गर्म करके प्रोसेस से निकाल दिया जाता था। मीडियम वाला स्टैंडर्ड फॉर्मूला था और सबसे तेज यानी तीक्ष्ण क्षार के लिए उसमें चित्रक और दंती जैसी और भी ताकतवर जड़ी बूटियां मिलाई जाती थीं। मतलब पूरा कस्टमाइजेशन। तो चलिए इस मीडियम वाले क्षार की रेसिपी देखते हैं। सबसे पहले कई सारे पौधों को जलाकर राख बनाई जाती है। फिर इस राख को पानी और गोमूत्र में मिलाकर छाना जाता है। इस लिक्विड को तब तक उबाला जाता है जब तक ये गाढ़ा ना हो जाए। अब आता है असली कीमियागरी वाला हिस्सा। चूना पत्थर और शंख जैसी चीजों को एकदम लाल गरम करके इसी लिक्विड में बुझाया जाता है और फिर पीस कर वापस मिला दिया जाता है। जब ये लेप इतना गाढ़ा हो जाए कि चम्मच पर टिकने लगे, तब जाके ये तैयार होता है। तो क्षार तो बन गया, लेकिन अब आता है सबसे मुश्किल और खतरनाक हिस्सा, इसका इस्तेमाल। ये वो लम्हा था जहां सब कुछ सर्जन के सदे हुए हाथों और उसकी टाइमिंग पर टेका होता था। एक बार जब लेप लगा दिया जाता तो सर्जन इंतजार करता। कितनी देर? ठीक 100 मात्रा तक। अब ये 100 मात्रा क्या है? ये उतना ही समय है जितना 100 छोटे अक्षरों को बोलने में लगता है। सोचिए कितनी सटीक टाइमिंग। एक पल ज्यादा या कम
और नतीजा पूरी तरह बदल सकता था। तो सर्जन को कैसे पता चलता कि काम सही हुआ या नहीं? इसके लिए ग्रंथ में बहुत साफ संकेत दिए गए हैं। अगर सब ठीक रहा तो घाव का रंग पके हुए जामुन जैसा गहरा हो जाता था, और अगर कुछ गड़बड़ हुई, चाहे कम जला हो या ज्यादा, तो दर्द, खुजली या भयानक जलन जैसे लक्षण फौरन दिखने लगते थे। और काम यहीं खत्म नहीं होता था। इसके बाद की देखभाल भी उतनी ही जरूरी थी। सबसे पहला काम, उस एल्कलाइन क्षार को न्यूट्रलाइज करना। इसके लिए तुरंत घी और शहद का लेप लगाया जाता और फिर खट्टे चावल के पानी या छाछ जैसी एसिडिक चीजों से उसे धोया जाता था। मतलब बेसिक केमिस्ट्री का इस्तेमाल, ताकि जलन रुके और घाव भरना शुरू हो सके। जैसा कि हमने देखा, ये एक बहुत ताकतवर प्रक्रिया थी, लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी था, खतरा। अगर इसका इस्तेमाल जरा सा भी गलत हो जाए तो अंजाम बहुत भयानक हो सकता था। और ये खतरे कितने बड़े थे वो आप यहां देख सकते हैं। ज्यादा इस्तेमाल होने पर यह सिर्फ जलन ही नहीं बल्कि बुखार और शॉक तक दे सकता था। नाक पर इस्तेमाल से सूंघने की शक्ति जा सकती थी, आंख पर इस्तेमाल से अंधापन आ सकता था, और कुछ मामलों में तो ये जानलेवा भी साबित हो सकता था। ग्रंथ में इसकी तुलना एक कमरे में बंद आग से की गई है। सोचिए जरा इस इमेज को, एक ऐसी आग जिसे फैलने की जगह नहीं मिल रही और वो अंदर ही अंदर सब कुछ जला रही है। ये सिर्फ एक बाहरी जलन नहीं थी, ये शरीर को अंदर से भस्म कर सकती थी। तो फिर इसका इलाज क्या था? जवाब फिर से उसी बेसिक केमिस्ट्री में छिपा है। एक ताकतवर एल्कली या क्षार से लड़ने के लिए आपको चाहिए एसिड। मरीजों को घी में दही, इमली या अनार का रस मिलाकर पिलाया जाता था ताकि इस जहर को अंदर से काटा जा सके। तो ये सब जानने के बाद एक सवाल मन में आता है ना, कि ये जो प्राचीन कीमियागरी सर्जरी है, ये चिकित्सा के बारे में हमारी आज की सोच को कैसे चुनौती देती है? जब हम देखते हैं कि कैसे अनुष्ठान, विज्ञान और सटीक मेडिकल नॉलेज एक साथ मिलकर काम करते थे, तो शायद हमें ये सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि हम प्राचीन ज्ञान को कितना कम समझते हैं।